है एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। एंड आई प्रे टू अल्लाह मे अल्लाह ऑलवेज कीप यू इन गुड हेल्थ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम बीएस इंग्लिश सेमेस्टर 5 का एक सब्जेक्ट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश। इसके अंदर हम डिफरेंट थिंग्स को डिस्कस कर रहे थे, प्रोज को डिस्कस कर रहे थे, नॉवेल्स को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम एक नॉवल को लेके आए हैं जो इस वीडियो का हिस्सा होगा, जिसको हम अपनी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी लेंथी, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके अंदर हम ये जो आपको नॉवल का नेम नज़र आ रहा है, ट्वाइलाइट इन दिल्ली, इसको हम मुकम्मल डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं नॉवेल्स पढ़ने में या आपके एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं, सो दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर यू। चलें जी, हम डिस्कस करते हैं आज की वीडियो को। हमारा जो टॉपिक होगा, जिसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं, उसका नाम है ट्वाइलाइट इन दिल्ली। ये जी एक नावल का नाम है, और इस नावल को जिसने लिखा है उस नावलिस्ट का नाम है अहमद अली। तो इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आउट एन सिंगल मिनट, लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक। जी, तो सबसे पहले हम शॉर्ट सी बायोग्राफी देख लेते हैं जी, कि नावलिस्ट जो अहमद अली है वो कौन थे, क्या थे। उसके बाद हम इस नावल को डिस्कस करेंगे। सो ऑन योर स्क्रीन्स ऑन राइट कॉर्नर यू कैन सी द पिक्चर। ये थोड़ी सी पुरानी राइट साइड पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है। ये बेसिकली हमारे नावलिस्ट हैं अहमद अली, जिन्होंने हमारे आज की वीडियो का जो नावल है उसको लिखा। ही वॉज बॉर्न इन दिल्ली इन 1910। 1910 में, 20वीं सदी के स्टार्ट में अहमद अली साहब दिल्ली में पैदा हुए, जो कि इंडिया के अंदर है। ही वॉज़ अ पोइट, पेशे के लिहाज से एक शायर हैं, नावलिस्ट, नावल निगार हैं, क्रिटिक, तंज़ निगार हैं, ट्रांसलेटर, तर्जुमा निगार हैं, डिप्लोमेट, सियासतदान हैं, एंड अ स्कॉलर, और एक स्कॉलर भी हैं। नाउ यू कैन सी इसके जो प्रोफेशंस हैं वो बहुत ही वास्ट हैं, तो हम हर एक प्रोफेशन को डिस्कस नहीं कर सकते। हम एक नावल डिस्कस कर रहे हैं, तो पेशे के लिहाज से एक नावलिस्ट भी है। ही इज़ बेस्ट नोन एज द फादर ऑफ पाकिस्तानी लिटरेचर। ये जी बहुत अहम चीज़ है, जो ये पॉइंट अभी डिस्कस किया है। हर एक चीज़ का कोई ना कोई ओरिजिनेटर, कोई ना कोई फादर होता है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट Pakistani literature in English, so Ahmad Ali is the prominent name because Ahmad Ali is known as the father of Pakistani literature. इनको पाकिस्तानी लिटरेचर का फादर भी कहा जाता है। He died in कराची in 1994। इनकी जो मौत हुई, डेथ हुई, वो 84 ईयर्स ओल्ड की एज में हुई 1994 में। और पैदा तो दिल्ली में हुए, लेकिन इनकी जो मौत होती है वो पाकिस्तान के शहर कराची में होते हैं। सो दिस इज़ द शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ अहमद अली। अहमद अली की ये छोटी सी बायोग्राफी जी, इसको अच्छे तरीके से जहन में बिठा लीजिए। और अब हम डिस्कस करते हैं आज के नावल को जी। ट्वाइलाइट इन दिल्ली। ट्वाइलाइट इन दिल्ली होता क्या है? सबसे पहले हम मीनिंग्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है ट्वाइलाइट इन दिल्ली। अगर डिक्शनरी के हिसाब से आप इसको देखें, ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट क्या होती है? ट्वाइलाइट कहती है कि जब सूरज गरूब होना शुरू हो जाता है, तो एंड पे मध्यम सी रोशनी जो बच जाती है ना, उसको हम ट्वाइलाइट कहते हैं। सन सेटिंग का जो वक़्त होता है, सूरज गुरूब होने का जो वक़्त होता है ना, बेसिकली उसको ट्वाइलाइट कहते हैं। रात शाम का अंधेरा छाने वाला हो और सूरज गुरूब हो रहा हो, दिन का इख्तिताम और शाम की शुरुआत का जो वक़्त होता है, बेसिकली उसको ट्वाइलाइट कहते हैं। ट्वाइलाइट इन दिल्ली मीन्स के दिल्ली के अंदर शाम की शुरुआत। ये तो है इसका डिक्शनरी मीनिंग। बट व्हेन यू गो इनटू डीप, जब आप इस टाइटल की गहराई में जाते हैं, तो ये सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग ही कन्वे नहीं कर रहा होता। इसके पीछे एक लंबी कहानी, लंबी तारीख पड़ी हुई है। ट्वाइलाइट इन दिल्ली,
अब रात का अंधेरा आना, शाम का होना, बेसिकली इट सिम्बोलाइजेस नेगेटिविटी, इट सिम्बोलाइजेस कि किसी भी चीज़ का जो इख्तिताम है वो हो रहा है। इट सिम्बोलाइजेस इग्नोरेंस, जहालत का इख्तिताम, हुकूमत का इख्तिताम, रोल का इख्तिताम या किसी भी ओहदे का इख्तिताम, ये इस चीज़ को सिम्बोलाइज़ करता है। अब किस चीज़ का इख्तिताम हो रहा है वो हम स्टोरी के अंदर देखेंगे जी। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इन दिस नॉवल ट्वाइलाइट इन दिल्ली इज़ यॉनरा। जी, सबसे पहले जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो इसका यॉनरा करेंगे। यॉनरा के हिसाब से ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है। फिक्शन एक तसव्वुराती कहानी है, मीन्स के ऐसा कुछ वाक़या हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ मीनिंग्स कुछ इवेंट्स इलॉजिकल हैं या अनरियल हैं। हिस्टोरिकल, तारीख के ऊपर मबनी ये कहानी लिखी गई। इसके अंदर जो आपको स्टोरी मिलेगी वो पास्ट की मिलेगी। मीन्स कि हिस्ट्री के अंदर कुछ वाक़यात ऐसे हुए थे जो कि हमारे दिल को दहलका देंगे, तो उन चीज़ों का हम इस नावल के अंदर देखेंगे। तो यौनरा जो इसका जी वो हिस्टोरिकल फिक्शन है, तारीख के ऊपर ये कहानी लिखी गई। नंबर टू पे हम डिस्कस करेंगे जी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बेसिकली तारीख के ऊपर है, तो तारीख के ऊपर जब बात आती है तो उसका बैकग्राउंड भी होता है। तो ट्वाइलाइट इन दिल्ली के अंदर क्या बैकग्राउंड है, क्या पस मंज़र है, यसी डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम अरिस्टोक्रेटिक फैमिली इन दिल्ली। जी, ये जी एक मुस्लिम ख़ानदान, मुसलमानों का ख़ानदान था, काफ़ी अमीर ख़ानदान था। उनका जो ज़वाल होता है ना, उनके ख़ानदान को जो ज़वाल आता है दिल्ली शहर के अंदर, उस ज़वाल के ऊपर ये कहानी बनाई गई। जी, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से पहले, पाकिस्तान की तारीख से पहले दिल्ली के अंदर, शहर के अंदर एक मुसलमानों का एक ख़ानदान रहा करता था जो कि अरिस्टोक्रेटिक हुआ करते थे। कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं या कुछ ऐसे वाक़यात, हालात ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से उस ख़ानदान को ज़वाल का शिकार होना पड़ता है। किस तरह से ज़वाल का शिकार हुए, बेसिकली उसी चीज़ के ऊपर इस कहानी को लिखा गया है। तो ये जी इसका छोटा सा बैकग्राउंड। नंबर 3, सेटिंग। अब जो कहानी है वो कहाँ की बताई जाएगी, उसको सेटिंग कहते हैं। सो बेसिकली ये जो कहानी बताई जाएगी वो दिल्ली की बताई जाएगी। दिल्ली के अंदर एक जगह है, उस जगह का नाम है भोपाल। भोपाल के अंदर ही सारे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, इसलिए द सेटिंग ऑफ दिस नॉवल ट्वाइलाइट इन दिल्ली इज़ दिल्ली इटसेल्फ एंड भोपाल एज वेल। नंबर 4 पे द मेजर वन। इस कहानी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स मिलेंगे, तो हर एक कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स और जो पॉइंट मैं आपको बताता जाऊँ उनको जहन में बैठाते जाएं या उनको लिखते जाएं, इट इज़ टोटली अप टू यू। तो अब हम बात करते हैं जी कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स को अच्छे तरीके से जहन में रख लीजिएगा, क्योंकि कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर ही कहानी चलती है। कैरेक्टर आपको समझ में आ गए तो ऑलमोस्ट यू विल अंडरस्टैंड द स्टोरी, आपको कहानी भी समझ में आ जाएगी जी। सो द वेरी फर्स्ट वन, द लीडिंग कैरेक्टर इज़ मीर निहाल। जी, इस कहानी ट्वाइलाइट इन दिल्ली के अंदर जो आपको सबसे मरकज़ी किरदार मिलेगा ना, वो मीर निहाल का मिलेगा। कैरेक्टर नंबर 1 इज़ मीर निहाल। मीर निहाल कौन है, लेट्स सी। मीर निहाल इज़ द पैट्रियार्क ऑफ द नॉवल्स सेंट्रल फैमिली। इस नावल के अंदर जो मरकज़ी ख़ानदान है उसका जो पैट्रियार्क है, मीन्स के मर्द की तरफ से जो हुकूमत की जाती है उसको पैट्रियार्क कहते हैं। इस नावल के अंदर जिस ख़ानदान का, निहाल फैमिली का जिक्र किया जाएगा, उस निहाल फैमिली का जो हुक्मरान है, सरबराह है, उसका नाम है मीर निहाल। ही इज़ अ ट्रेडिशनल मैन। ये एक रवायती किस्म का आदमी, मीन्स के पीछे की हिस्ट्री, रवायात, सकाफ़त को फॉलो करने वाला ये आदमी है। दिस ट्रेडिशनलिज्म कैन मेक हिम सीम स्टबर्न। अब रवायती होने की वजह से, पीछे की रवायात को फॉलो करने की वजह से ये स्टबर्न बन चुका था। स्टबर्न कहते हैं ज़िद्दी। आज भी आपने बूढ़े लोगों को देखा होगा ना, तो वो अपनी रीत रवाजों को ही फॉलो करते हैं। आज के मॉडर्न दौर के जो इंसान हैं उनको ज़रा भी उन रीत रवाजों के बरक्स जाते हैं तो वो जो बूढ़े लोग होते हैं वो इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्टबर्न, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो चुके होते हैं। ही इज़ रिलीजियस टू द एक्सटेंट दैट ही अटेंड्स मॉस्क एंड प्रेज एवरी डे। अब रवायती होने की वजह से ये थोड़ा सा क्या, काफ़ी हद तक मजहबी भी है। मजहबी इस हद तक है कि नावल के अंदर ये 5 वक्त की नमाज भी अदा करता है।
बट ही ऑक्यूपाइज हिमसेल्फ विद मैनी सेक्युलर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। लेकिन मजहबी होने के साथ साथ इसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं, कुछ ऐसे हॉबीज़ पाए जाते हैं जिसकी वजह से इंसान इसके ऊपर शक करना शुरू कर देता है। भाई ही इज़ अ रिलीजियस वन, ये मजहबी बंदा है, नमाज़ें पढ़ता है, रोज़ा रखता है, ये सारी चीज़ें करता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद ये ऐसे काम किस तरह से कर सकता है, मीन्स कि एक शक वाली निगाह से आप उसको देखना शुरू कर दें। इंक्लूडिंग पिजन फ्लाइंग, कबूतरबाज, आप आम अल्फाज में कहते हैं, मीन्स कि कबूतरों की बाजियां भी ये लगाया करता, नमाज भी पढ़ा करता था और कबूतर भी उड़ाया करता था। ही हैज़ अ नंबर ऑफ अफेयर्स, और इसके साथ साथ इसके बहुत से गैर ताल्लुकात दूसरी औरतों के साथ भी थे। अब ये वो दो चीज़ें हैं जो आपको शक में डाल देती हैं। भाई ये नमाज़ पढ़ता है आदमी, ये रोज़े रखता है, ये सब कुछ है, करने के बाद ये कबूतर भी उड़ाता है जो कि मुनासिब चीज़ नहीं है, और इसके साथ साथ इसके दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात भी नाजायज़ ताल्लुकात हैं। तो ये चीज़ें ना आपको शक में डाल देते हैं। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ दिस कैरेक्टर मीर निहाल। ख़ानदान का बड़ा लीडर है जी, हुक्मरान है, और उसके साथ साथ वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ गई। तो ये जी फर्स्ट कैरेक्टर। इफ़ यू टॉक अबाउट द कैरेक्टर नंबर 2, सो वी हैव असगर। हमारे पास जो दूसरा कैरेक्टर आ जाता है वो आ जाता है जी असगर। असगर इज़ द यंगेस्ट सन ऑफ मीर निहाल एंड बेगम निहाल। मीर निहाल की बीवी का नाम है बेगम निहाल, असल नेम और है, लेकिन पुराने दौर की बात है, हिस्ट्री की बात है, तो इसलिए जो औरतों को पुकारा जाता था ना वो बेगम करके पुकारा जाता था। मीर निहाल और बेगम निहाल का जो सबसे छोटा बेटा है उसका नाम है असगर। ही इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ न्यू जनरेशन ऑफ दिल्ली। अब इसका जो बाप है मीर निहाल, वो एक रवायती बंदा है, ट्रेडिशनल बंदा है, लेकिन मीर निहाल का जो सबसे छोटा बेटा है असगर, वो अपने फादर से बिल्कुल उल्ट है जी। एक वेस्टर्न को शो करेगा और एक ईस्टर्न साइड को शो करेगा। एक मुसलमानों को ज़ाहिर करेगा, दूसरा अंग्रेज़ों को ज़ाहिर करेगा। ये नहीं कि वो अंग्रेज़ है या ऐसा कुछ है, लेकिन उनके तौर तरीके, पहनने का अंदाज़, खाने पीने का अंदाज़, बोलने के अंदाज़ में आपको ऐसे एस्पेक्ट मिलेंगे जो बाप और बेटे के दरमियान फ़र्क को ज़ाहिर करेंगे। His insistence on marrying out of love outside his caste puts him in conflict with his more traditional father. अब इसका ये जो बेटा है ना असगर, ये शादी करना चाहता है, और ये शादी आउट ऑफ कास्ट करना चाहता है, अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ करना चाहता है। और ये चीज़ इसको फादर को बड़ी बुरी लग रही है, क्योंकि आपको बताया था कि इसका जो फादर है मीर निहाल, वो ट्रेडिशनल बंदा, रवायात को फॉलो करने वाला है। मुआशरे के अंदर इनकी अच्छी रेपुटेशन थी, मालदार आदमी थे, बहुत अमीर आदमी थे। जब इसके फादर को पता चला कि ये हमारी ज़ात, हमारी कास्ट से बाहर शादी करना चाहता है, तो बाप और बेटे के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। ही हैज़ अ 3 लव्स थ्रू आउट द नावल। अब असगर के 3 तरह की मोहब्बत, जिस तरह का बाप इलीगल रिलेशंस बताता है, उसी तरह बेटे के अंदर भी वो आदत पाई जाती है। 3 तरह की मोहब्बत इस नावल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। नंबर 1 इज़ मुश्तारी बाई, द डांसिंग गर्ल, ये रक्स करने वाली एक लड़की है। बिल्किस दूसरी, हु ही एवेंचुअली मैरिज, इससे इसकी शादी होती है, असगर की जो शादी होती है वो बिल्किस से होती है। एंड जोहरा, और तीसरी आ जाती है जोहरा, बिल्किस यंगर सिस्टर। बिल्किस की मौत हो जाती है, फिर इसको मोहब्बत हो जाती है अपनी बीवी की छोटी सिस्टर से, जिसका नाम होता है जोहरा। ठीक है जी, तो ये जो दूसरा लीडिंग करेक्टर असगर। एंड एट नंबर 3 वी हैव बेगम निहाल, मीर निहाल की बीवी और असगर की माँ बेगम निहाल। बेगम निहाल इज़ द मैट्रियार्क ऑफ द नोवल सेंटर फैमिली। जिस तरह निहाल ख़ानदान का सरबराह है मीर निहाल, उसी तरह निहाल ख़ानदान की जो औरतों की तरफ से लीडर है वो बेगम निहाल है, क्योंकि ये मीर निहाल की बीवी है, तो इसी वजह से। लाइक हर हस्बैंड शी इज़ ट्रेडिशनल, अपने खामद की तरह रवायती किस्म की खातून है, बट विद स्लाइटली मोर फ्लेक्सिबल एटीट्यूड। लेकिन इसके अंदर ना कुछ एटीट्यूड जो है ना वो फ्लेक्सिबल है, मीन्स के चीज़ों को लेके ना कुछ लचक ले जाती है। जिस तरह असगर ने कहा कि मैंने आउट ऑफ कास्ट शादी करनी है, तो बाप नहीं माना, लेकिन माँ वहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है। शी एक्सेप्ट्स असगर्स डिज़ायर्स टू मैरी आउट ऑफ हिज कास्ट मोर क्विकली दैन मीर निहाल डज। अब ये जो खातून है ये बेटे की ज़ात से बाहर, का से बाहर शादी करने पर रजामंदी ज़ाहिर कर लेती, पहले नहीं कहती लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी शो करके वो रजामंदी ज़ाहिर कर देती।
When her children were younger, she suffered a mental break. जब इसके बच्चे बेटे बेटियां जवान होते हैं ना, तो इसको एक ज़हनी दबाव पड़ता है, मेंटल ब्रेक पड़ता है. Supposedly, after she discovered her maidservant Dilchan had become pregnant with her husband's bastard child. इनके घर पे एक नौकरानी होती है जिसका नाम होता है दिलचैन. अब इसकी जो जहनी दबाव इसके ऊपर पड़ता है, जहनी मरीज़ बनती है, वो उस वजह से बनती है जब इसको पता चलता है कि इसके घर की जो नौकरानी है ना दिलचैन, उसका अफेयर है इसके हस्बैंड मीर निहाल के साथ. और अफेयर इस तरह का है कि वो प्रेग्नेंट हुई, वो एक बच्चे की माँ बनने वाली है, और वो जो बच्चा वो मीर निहाल का ही है. जब इस तरह का वाक़या इसको पता चलता है तो ये ज़हनी मर्ज़ का शिकार हो जाती है. शी हैज़ सिंस रिकवर्ड, जब ये सेहतियाब हो जाती है, एंड इफ़ेक्टिवली फुलफिल्स द ड्यूटीज़ ऑफ अ प्रॉपर वाइफ एंड मदर. रिकवर हो जाती है, सेहतियाब हो जाती है. सेहतियाब होने के बाद दोबारा से अपने माँ होने की और अपनी बीवी होने की जो ड्यूटीज़ है ना, उनको पूरा करना शुरू कर देती है. टेकिंग इन द लीड इन अरेंजिंग द मैरिजेस ऑफ बोथ असगर एंड हर डॉटर महरू. और जब ये सेहतयाब हो जाती है तो उसके बाद अपने बेटे असगर और अपनी बेटी महरू की जो शादियाँ हैं उनका बंदोबस्त, उनके अरेंजमेंट करना शुरू कर देती है. तो ये जी हमारा तीसरा लीडिंग कैरेक्टर. एट नंबर 4 वी हैव द वेरी फेमस वन बिल्किस. चौथे नंबर पे हमारे पास जो कैरेक्टर आ जाता है वो बिल्किस का आ जाता है. बिल्किस इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ असगर अफेक्शन थ्रू आउट मच ऑफ द नावल. इस नावल के अंदर असगर की जो अफेक्शन होगी, मोहब्बत होगी, वो इस औरत के साथ होगी, बिल्किस के साथ. पूरे नावल के अंदर इन्हीं की बातें हो रही होंगी. एंड लेटर बिकम्स हिज वाइफ, और मोहब्बत के बाद वो उसकी बीवी भी बन जाती है. शी इज़ वेरी शाय, बहुत ही शर्मीली किस्म की ये खातून है, लड़की है. शी वॉज रेज्ड बाई हर वेरी रिलीजियस आंट, क्योंकि इसकी जो परवरिश की होती है वो इसकी माँ ने नहीं की होती. माइट भी बताया नहीं गया नावल के अंदर कि उसकी मौत होगी है कि नहीं, लेकिन इसकी जो तरबियत की है, परवरिश की है, वो उसकी खाला ने की है, आंटी ने की है, जो कि बहुत ज़्यादा मजहबी रिलीजियस किस्म की खातून थी. who instilled her with a deep sense of shame about making her emotions known and taught her to conduct herself like a proper woman. और उस खाला ने, उस आंट ने इसके अंदर चीज़ें ही इस तरह की इंस्टॉल की थी जो उसको एक प्रॉपर खातून बताए, एक मजहबी खातून बनाए. अब मजहबी खातून होगी तो उसके अंदर शायनेस ज़रूरी तौर पे पाई जाएगी. तो बिल्किस इज़ वन ऑफ देम जो कि थोड़ी सी शाय किस्म की है, मैं इसके ओपनली वो चीज़ों को एक्सपोज नहीं करती. And number 5 we have हबीबुद्दीन. हबीबुद्दीन इज़ असगर्स ओल्डर ब्रदर. असगर का जो बड़ा भाई है, या मीर निहाल बेगम निहाल का जो बड़ा बेटा है, उसका नाम है हबीबुद्दीन. एंड मीर निहाल एंड बेगम निहाल से सेकंड सन, ये उनका दूसरा बेटा है. इट इज़ नोटेड दैट ही इज़ देयर फादर्स फेवरेट सन. नावल के अंदर हमें पता चलता है कि मीर निहाल और बेगम निहाल का जो पसंदीदा बेटा है वो हबीबुद्दीन है, क्योंकि ये अपने वालिदैन की मर्ज़ी के साथ ही काम करता है. एंड इंडीड दैट ही इज़ अ फेवरेट अमंग ऑल द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली. ये सिर्फ अपने वालिदैन का ही पसंदीदा बेटा नहीं है, बल्कि अपने पूरे ख़ानदान के अंदर पसंदीदा बच्चा समझा जाता है. लेटर ऑन इन द नॉवल ही डेवलप्स अ केस ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस. अब इसको भी एक बीमारी होती है ट्यूबरक्लोसिस की, जिसके अंदर ये सफ़र करता है. एंड डाइज आफ्टर अ लॉन्ग बैटल विद द डिजीज़. और इसी बीमारी की वजह से, काफ़ी लड़ने की वजह से, इस बीमारी की वजह से हबीबुद्दीन की मौत हो जाती है. His death symbolizes for both his father and his brother the loss of all that is good and beautiful in the world and in their country. अब इसकी मौत का असर इसके वालिदैन, इसके बहन भाइयों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है. टोटली जो क्लाइमैक्स आता है वो बेसिकली इसकी मौत के बाद ही आता है, हबीबुद्दीन की मौत के बाद. द नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ बेगम जमाल. बेगम जमाल इज़ मीर निहाल सिस्टर इन लॉ. मीर निहाल की एक भाभी है जी बेगम जमाल. मीर निहाल का एक भाई था जमाल, उसकी मौत हो गई, तो उसकी जो बीवी थी बेगम जमाल, वो उनके घर में ही रहती थी. द विडो, बेवा है जी ऑफ हिज ब्रदर मीर जमाल. मीर जमाल की बीवी है जी बेगम जमाल. मीर जमाल की मौत हो चुकी है और वो बेवा हो चुकी है. शी हैज़ लिव्ड विद द फैमिली सिंस हर हस्बैंड डेथ. अपने खामद की मौत के बाद वो अपने हस्बैंड के घर ही रह रही थी. शी इज़ अ डिफ़िकल्ट वुमन. ये थोड़ी सी ना
पेचीदा किस्म की, मुश्किल किस्म की, मीन्स कि इसकी समझ नहीं आती कि ये क्या कर रही है। शी इज़ आल्सो लव्स टू गॉसिप, बातचीत करने की, अ, बातें फैलाने की ये माहिर है, बहुत शौक है इसको इस तरह के काम करने का। एंड कॉज ट्रबल बाय स्प्रेडिंग अदर पीपल्स बिजनेस, और दूसरे लोगों के बारे में बातें करना, बातें अफवाहें फैलाना, ये इसका कारोबार है। She advises Begum Nihal about convincing her husband to consent to the marriage of Asghar and Bilqis। और यही वो औरत होती है जो बेगम निहाल को कहती है कि तुम अपने हस्बैंड मीर निहाल के पास जाओ और उनको कहो कि वो असगर और बिल्किस की शादी पे रजामंदी जाहिर करे। शी लीव्स द हाउस होल्ड विच ग्रेटली डिसहर्टन्स मीर निहाल, और ये अपने घर को छोड़ देती है। घर को छोड़ने की वजह से मीर निहाल के ऊपर इस चीज़ का बहुत सदमा पड़ता है उसके दिल के ऊपर। नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव इज जोहरा। जोहरा इज़ बिल्किस यंगर सिस्टर। बिल्किस जो कि असगर की बीवी है, उसकी जो छोटी बहन है उसका नाम है जोहरा। एंड लेटर असगर्स लवर, और बाद में ये असगर की मोहब्बत भी बन जाती है। शी इज़ मोर कॉन्फिडेंट एंड फॉरवर्ड देन हर सिस्टर। अपनी बहन बिल्किस से ये बहुत ज़्यादा आगे निकली हुई, एडवांस है, मॉडर्न किस्म की ये लड़की है। शी हेल्प्स टेक केयर ऑफ बिल्किस एंड असगर्स डॉटर आफ्टर बिल्किस डाइज। जब बिल्किस की मौत हो जाती है बीमारी की वजह से, तब तक इनकी एक बेटी होती है, और बिल्किस की मौत के बाद बिल्किस की बेटी का यही ख्याल रखती है जोहरा। शी डेवलप्स फीलिंग फॉर असगर आफ्टर सीइंग हाउ डेडिकेटेड ही इज़ टू रेजिंग हिज चाइल्ड। जब इसको पता चलता है कि असगर अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो ये जो वाक़या होता है, ये जो फीलिंग होती है, ये ज़ोहरा को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, इतनी अट्रैक्ट करती है कि शी फेल इन लव विद असगर। दो शी एंड असगर कैरी ऑन एन अफेयर, हर मदर डिसाइड्स टू मैरी हर ऑफ टू समवन एल्स। अब इनकी मोहब्बत इसी तरह से जारी रहती है, उस वक़्त तक जारी रहती है जब तक जो ज़ोहरा की माँ है वो फ़ैसला नहीं कर लेती, माँ कह रही है उसकी जो खाला वगैरह है, वो ये फ़ैसला नहीं कर लेते कि इसकी शादी कहीं और करनी है। And the last she is here from in the novel, novel is through a letter she sends to असगर, और नावल के एंड पे जो जोहरा है वो असगर को एक ख़त भेजती है, टेलिंग शी इज़ टू बी मैरिड एंड विल नेवर सी हिम अगेन। उस लेटर के अंदर, उस ख़त के अंदर ये बताया गया होता है कि जो जोहरा है उसकी शादी कहीं और हो रही है और वो असगर को कभी भी नहीं देख सकेगी। नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव इज़ बेगम वहीद। बेगम वहीद इज़ असगर्स ओल्डर सिस्टर। असगर की एक बड़ी बहन है, उसका नाम है बेगम वहीद। हाउ एवर शी इज़ मोर लाइक अ मदर टू हिम। अब जो बेगम वहीद है ये असगर के लिए माँ से कम नहीं है। एंड टू केयर ऑफ हिम व्हेन देयर ओन मदर वाज सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल ब्रेकडाउन। जब असगर की माँ या बेगम वहीद की माँ जहनी मरीज़ बन जाती, उस वक़्त असगर का जो ख्याल रखती है वो बेगम वहीद ही रखती है। He comes to her for help convincing his parents to allow him to marry Bilqis। अब जो असगर होता है वो अपनी बहन बेगम वहीद के पास जाता है, इसलिए जाता है कि जो बेगम वहीद है वो अपने वालिदैन को मोटिवेट करे, कन्विंस करे कि वो असगर की शादी बिल्किस से करने पे रजामंद हो जाए। She moves to भोपाल where her husband family lives after she got married। बेगम वहीद शादी करने के बाद भोपाल चली जाती है जहाँ पे इसके जो ससुराल हैं वो रह रहे होते हैं। When her husband has died, she was made to remain there despite being far from her loved ones and in a hostile environment where her in-laws blame her for her husband's death। जब इसके खामद की मौत हो जाती है तो ये मायके नहीं आती, ये अपने ससुराल ही रहती है, और ससुराल के जो इसके ससुराली है वो इसको ब्लेम करते हैं कि जो वहीद की मौत हुई है वो सिर्फ़ इसी की वजह से हुई। इसके बावजूद भी ये वहीं पे रहना चाहती है। शी इज़ लाइक हर मदर इन सम वेज एंड हेल्प्स हर विद ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग बोथ असगर एंड महरूस मैरिज। ये अपनी माँ की तरह ही होती है और अपनी माँ के साथ हाथ बटाती है कि असगर की शादी हो जाए और महरू की भी शादी हो जाए। नंबर 9 पे कैरेक्टर हमारे पास आ जाता है जी महरू। महरू इज़ असगर यंगर सिस्टर।
महरू जो है वो असगर की छोटी बहन है और मीर निहाल और बेगम निहाल की छोटी बेटी है। अब होता क्या है जी, एट द बिगिनिंग ऑफ द नावल दो शी इज़ ओनली 14 ईयर्स ओल्ड, जब नावल का आगाज़ होता है तो महरू जो होती है वो सिर्फ 14 साल की लड़की होती है। शी इज़ बिगिनिंग टू रिसीव प्रपोज़ल फॉर मैरिज, जब ये 14 साल की होती है तो इसको बहुत ज़्यादा शादी के प्रपोजल्स आते हैं। लाइक असगर शी हैज़ अ रोमांटिक नेचर एंड ड्रीम्स ऑफ बीइंग स्वेप्ट ऑफ हर फीट बाय अ प्रिंस लाइक द वन इन द स्टोरीज हर मदर टेल्स हर। अब इसकी जो नेचर होती है ना वो अपने भाई की तरह बहुत ही रोमानवी किस्म की होती है और ये ख्वाब देखती है कि इसकी जो शादी हो वो किसी एक शहज़ादे से हो, ऐसा शहज़ादा जो कहानियों के अंदर पाया जाता है, जो इसकी माँ इसको सुनाया करती थी। दो शी इज़ एम्बेरस्ड बाय दिस डिज़ायर्स, अब जब इस तरह की ख्वाहिशात ज़ाहिर करती थी तो इसको शर्मिंदगी भी होती थी, भाई मैं ये क्या कर रही। द मैन हु शी इवेंचुअली मैरिज मिराज, और एंड पे इसकी जो शादी होती है वो एक मिराज नामी आदमी से होती है। जी ये थे जी कुछ लीडिंग कैरेक्टर्स, मरकज़ी किरदार जो कि इस नावल का हिस्सा है। बिसाइड दिस देर आर सम अदर कैरेक्टर्स, इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं जो कि इस नावल का हिस्सा है। महरू है जी, जमाल है, मीर वहीद है, मिराज है और कुछ प्रोस्टिट्यूट्स हैं। प्रोस्टिट्यूट्स वो हैं जिनका ताल्लुक़ मीर निहाल से है और असगर से, जस्ट लाइक पबन जान, मुश्तारी बाई और बारी। और इनके बावजूद भी देर आर सम अदर माइनर कैरेक्टर्स, कुछ और कैरेक्टर्स में जो इनके दोस्त वगैरह भी हैं। जी अब बात कर लेते हैं इस कहानी की स्टोरी की समरी की। तो इस कहानी का आगाज़ किस तरह से होता है देखें जी। Twilight in Delhi focuses on an upper caste Muslim family over a number of years in early 20th century in Delhi। अब ट्वाइलाइट इन दिल्ली जो है कहानी वो फोकस किस पे करती है, मुसलमानों का एक ख़ानदान है जो कि 20वीं सदी का ख़ानदान है और वो दिल्ली के अंदर रह रहा है। दिल्ली के अंदर मुसलमानों के ख़ानदान के ऊपर ये कहानी बनाई गई। एज द स्टोरी बिगिंस, हस्बैंड एंड वाइफ मीर निहाल एंड बेगम निहाल आर प्रिपेयरिंग टू फाइंड अ वाइफ फॉर देयर सन असगर। जब कहानी का आगाज़ होता है तो कहानी का आगाज़ इस तरह से होता है, जो मीर निहाल है और बेगम निहाल है वो आपस में बातें कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपने बेटे की असगर की शादी करें। ही इज़ इन लव विद हिज फ्रेंड बंदोज यंगर सिस्टर बिल्किस। अब उनको पता चल गया कि जो असगर है ना वो किसी और से शादी करना चाहता है, और वो किसी और से शादी नहीं बल्कि उसका एक दोस्त है बंदू, उसकी छोटी बहन है जिसका नाम है बिल्किस और वो उससे शादी करना चाहता है। But because she belongs to a lower caste, she feels it is unlikely that his parents will consent to the match। लेकिन जो बिल्किस है उसका ताल्लुक़ एक निचले तबके से, निचली ज़ात से, मीन्स कि वो ज़ात जो मीर निहाल के ख़ानदान से थोड़ी निचले तबके की है, इसलिए उसको पता है कि उसके वालिदैन नहीं मानेंगे। His father already disapproves him of spending so much time with Mundu, and their relationship is further strained because Askar has begun dressing in English style clothing। जी तो होता क्या है जी, अब जो मीर निहाल होता है ना वो इस शादी से पहले ही इनकार कर देते हैं, और इसकी नंबर ऑफ़ रीज़न्स हैं। पहली रीज़न ये है कि जो बिल्किस है वो उनके ख़ानदान से, उनकी खास से मैच नहीं करती, और दूसरी रीज़न ये है कि जो असगर है ना उसने जो कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे, जो फ़ैशन करना शुरू कर दिया था वो अंग्रेज़ों वाला कर दिया था। ये भी एक चीज़ उसके डिसअप्रूवल की रीज़न बनती। स्टिल ही इज़ डिटरमाइंड टू बी विद बिल्किस एट ऑल कोस्ट। अब सब कुछ होने के बावजूद भी बाप उसके साथ नहीं है, माँ उसके साथ नहीं है, मीज़ के ख़ानदान के जो बड़े लोग हैं वो इसके साथ नहीं, इसके बावजूद भी जो असगर है वो यही फ़ैसला करता है वो बिल्किस के साथ ही रहेगा। शादी करेगा तो वो बिल्किस से, अदरवाइज़ वो किसी से भी नहीं करेगा। He sends a letter to his sister Begum Wahid, who lives in another city with her husband's family, telling her to come to Delhi at once to help him with a matter of great importance। अब असगर को जब पता चलता है कि उसके वालिदैन नहीं मान रहे तो वो क्या करता है, वो एक काम करता है जी, वो अपनी बहन को जो कि किसी और शहर में भोपाल में रह रही होती है उसको एक ख़त लिखता है। ख़त लिखता है कि तुम दिल्ली आओ, मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। When she arrives, he explains the situation
And though she is initially hesitant to help him, feeling that he could find a more suitable wife, she agrees when he threatens suicide. अब जब बेगम वहीद आ जाती है दहली अपने भाई के पास, तो उसका भाई उसको सारी सिचुएशन बता देता है कि भाई मैं बिल्किस से शादी करना चाहता हूँ। वो इस कास्ट से बिलोंग करती है, लेकिन वालिदैन नहीं मान रहे। अब स्टार्ट में जो बेगम वहीद होती हैं वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, वो भी डिसएग्री कर देती हैं। लेकिन उसका भाई कहता है कि अगर मेरी शादी उससे नहीं ना हुई, आई विल कमिट सुसाइड, मैं अपनी जान ले लूँगा। तो जब वो बेगम वहीद सुनती है कि मेरा भाई अपनी जान दे देगा, तो वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है कि ठीक है जी, मैं बात करूँगी। She feels a threat is not idle because Askar has had very little go his way in life and he seems truly desperate. अब उसको पता चल गया था कि अगर इसकी शादी उससे ना हुई तो मेरा भाई मायूस हो जाएगा, तो वो थोड़ी सी लचक ले लेती। She brings the matter up with Begum Nihal, who similarly does not agree Bilqis is the right woman for Askar. तो जो बेगम वहीद होती है वो अपनी माँ के पास जाती है, बेगम निहाल के पास, और उसको सारी सिचुएशन बता देती कि हमें ये शादी करनी चाहिए। तो अपने हस्बैंड की तरह जो बेगम निहाल होती है वो भी नहीं मानती कि ये सूटेबल औरत नहीं है। However, Begum Nihal comes to understand that her son is serious about committing suicide and in an effort to save him resolves to convince her husband to consent to the match. अब जब बेगम निहाल को पता चलता है कि अगर हमने शादी नहीं की तो असगर सुसाइड कर लेगा, असगर अपनी जान ले लेगा, तो वो एक माँ होती है, वो इस चीज़ पे रज़ामंद हो जाती है। वो कहती है ठीक है जी, मुझे पता है कि ये असगर नहीं मानेगा, तो वो कहते हैं मैं मीर निहाल के पास जाऊंगी और इस मैटर के ऊपर बात करूंगी। When he is made aware of the situation, Mir Nihal is much less sympathetic to Asghar Palai and says he would rather his son kill himself than dishonor the family by marrying below his status. अब जो माँ होती है बेगम निहाल, वो मीर निहाल के पास जाती है और सारी सिचुएशन उसको बता देती है। अब मीर निहाल क्या कहता है? मीर निहाल कहता है कि मैं अपने बेटे को अपने हाथों से मारूंगा, अपने हाथों से कत्ल करूंगा, इससे कि वो एक लो स्टेटस वाली औरत से शादी कर ले। मैं अपने बेटे की जान लेना पसंद कर लूँगा, लेकिन मैं उसकी शादी एक लो स्टेटस लो कास्ट वाली औरत से कभी नहीं करूँगा। Though she does not receive his consent, Begum Nihal decides to go ahead with the proposal anyway, believing that her husband will come around eventually. अब जब माँ को बेगम निहाल को पता चल जाता है कि उसका हस्बैंड मीर निहाल इस टॉपिक को नहीं मानेगा, इसके बावजूद भी वो कहती है कि मैं मना लूँगी। अगर हमने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए तो ऐसा वक्त भी आएगा कि मीर निहाल मान जाएगा। मीनवाइल असगर इज सेंट अवे टू लिव विद बेगम वहीद सो एज टू अवॉइड हिज फादर्स हेयर अंटिल ही एक्सेप्ट्स द मैच। तो उसकी माँ क्या करती है, बेगम निहाल क्या करती है, वो अपनी बेटी बेगम वहीद को कहती है कि तुम असगर को ना अपने साथ कुछ दिनों के लिए ले जाओ, इसको अपने साथ रखो, जब तक हालात फेवर में नहीं आ जाते, जब तक मैं मीर निहाल को नहीं मना लेती, तब तक इसको अपने पास रखो, जैसे हालात ठीक होंगे तब वापस आ जाएगा। Mir Nihal's day involved going to his lace shop during the day, stopping to see his mistress Baban Jan and then coming home where he tends to his pigeons. जी, अब मीर निहाल के दिन किस तरह से गुजरा करते थे। ये अपने दोस्तों से मिलने के लिए उनकी दुकानों पे जाता, जो कि लेस की दुकानें हुआ करती थी, वहाँ पे दिन गुजारता। फिर अपनी मिस्ट्रेस मीन्स के जो प्रॉस्टिट्यूट्स होती हैं उनके पास जाता, जो कि इसने एक रखी हुई थी जिसका नाम था बबन जान, उसके पास कुछ वक्त गुजारता। वहाँ पे वक्त गुजारने के बाद घर आता, घर आके ये कबूतरों में मशगूल हो जाता। ये उसके दिन की एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। Flying pigeon is a very popular pastime in Delhi and Mir Nihal has one of the most fearsome flock in the city. उस वक़्त कबूतरबाजी करना, कबूतर उड़ाना एक मामूल हुआ करता था, और उस वक़्त मीर निहाल के पास बहुत ज़्यादा बहुत ख़ास किस्म का एक फ्लॉक हुआ करता था कबूतरों का। दे आर वेरी वेल ट्रेन एंड ऑफन अट्रैक्ट पिजन्स फ्राम अदर फ्लॉक्स। अब मीर निहाल के पास जो कबूतर थे वो बड़े ही तरबियत याफ्ता थे, बहुत ही वेल ट्रेंड किस्म के वो कबूतर हुआ करते। वन डे आफ्टर बाइंग सम न्यू पिजन्स he is informed that Baban Jan, who has been ill, has taken a turn to the worse.
अब एक दिन क्या होता है, मीर निहाल बाज़ार जाता है और नए कबूतरों की ख़रीदारी कर रहा होता है। वहाँ पे मीर निहाल को बताया जाता है इसकी जो मिस्ट्रेस है, इसकी जो ख़ातून है जिससे ये इल्लीगल इसने इलेजिटिमेट रिलेशन बनाया हुआ बबन जान, उसकी तबीयत ख़राब है और काफ़ी हद तक ख़राब, काफ़ी हद तक सीरियस हो चुकी है। ही रशेस टू सी हर बट इट इज़ टू लेट। ये उसको देखने के लिए, उसका पता करने के लिए जाता है। जब उसके पास जाता है तो बहुत लेट हो चुकी होती, इतनी लेट हो चुकी होती कि बबन जान की मौत हो जाती है। And she has passed away. He returns home and realizes that in his haste to see Baban Jan, he forgot to close the door to the pigeon's house, and as a result, some cats were able to get in and feast on his birds. अब होता क्या, दूसरा वाक़या क्या होता है। अब जल्दी से जब बबन जान के पास जाता है, जब उसकी मौत हो जाती है तो जल्दी जल्दी में जो इसने नए कबूतर लिए होते हैं उनका पिंजरा बंद करना ये भूल जाता है। अब जैसे पिंजरा बंद करना भूल जाता है, बिल्लियाँ आती हैं और इसके कबूतरों को खा जाती हैं। Only a select few pigeons survive the attack, and Minhal is so devastated that he decides to let them go and permanently give up pigeon flying. अब इसको सदमा बहुत ज़्यादा लगता है मीर निहाल को। कुछ कबूतर होते हैं जो सरवाइव कर जाते हैं, बिल्लियों के हमले से बच जाते हैं, लेकिन अटैक होने के बाद, हमला होने के बाद मीर निहाल फैसला करता है कि आज के बाद वो कोई कबूतर नहीं ख़रीदेगा, आज के बाद वो ये वाला शौक़ ख़त्म कर देगा। Reflecting on the hardship of life, he realizes that it is silly to stop Asghar from ruining himself and his status by marrying Bilqis. अब इसको चीज़ों का एहसास होना शुरू हो जाता है। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो कि इसको एहसास दिलाते हैं। अब इसको एहसास हो जाता है कि मैंने गलत फ़ैसला किया था। अगर मैं असगर को उसकी शादी, मर्ज़ी की शादी नहीं करने दूँगा तो वो शायद कुछ बुरा कर लेगा। Though he is still opposed to the match or principle, he is no longer wants to fight about the matter and gives his consent. अब वो इस शादी के ख़िलाफ़ जो होता था, अब वो इसके ख़िलाफ़ नहीं रहा, लेकिन वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था, ना वो इनकार कर रहा था और ना ही वो कबूल कर रहा था। Later, Asghar, who had found himself a job while he was away, returns home for Ramadan and offers his father some money as a sign of respect. अब जो असगर जो घर से दूर गया हुआ था वो वहाँ पे जाके काम करना शुरू कर देता है और काफ़ी दिनों के बाद घर वापस आता है और रमज़ान के महीने में वापस आता है। जैसे ही वापस आता है वो अपने फादर को इज़्ज़त के तौर पे, रिस्पेक्ट के तौर पे कुछ पैसे देता है और ये जो चीज़ होती है ये मीर निहाल को बहुत पसंद आती है। मीर निहाल एप्रिशिएट्स द गेस्चर एंड फॉरगिव्स हिम। अब मीर निहाल इस चीज़ को पसंद करता है और अपने बेटे को मुआफ़ कर देता है। Preparations for the marriage begin and it is planned for December of 1911. अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, असगर और बिल्किस की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और जो दिन डिस्कस किया जाता है वो दिसंबर का एक दिन डिस्कस किया जाता है 1911 में। It is the same month that the British authorities planned to hold a ceremony in Delhi in honor of the coronation of a new king. ये वही दिन होता है, मीन्स के वही दिन शादी होनी होती है असगर और बिल्किस की। उसी दिन दिल्ली के अंदर एक वाक़या पेश आता है कि जो ब्रिटिश हैं, अंग्रेज़ हैं, वो एक नए किंग की, एक नए बादशाह की जो है ना वो ताजपोशी करेंगे। कॉरोनेशन कहते हैं ताजपोशी करना, मीन्स के उसी दिन शादी, उसी दिन नाम बादशाह आना। नॉन एज द दरबार। अब ये जो सरमनी जानी जाती है उसको दरबार के नाम से जाना जाता है। इट अट्रैक्ट्स मैनी पीपल फ्रॉम अराउंड इंडिया। इंडिया के इर्द गिर्द के लोगों को ये चीज़ बड़ी ही अट्रैक्ट करती है। द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी हैव मिक्सड फीलिंग्स अबाउट द इवेंट एंड अबाउट द ब्रिटिश होम दे कॉल फरंगीज इन जनरल। अब जब अंग्रेज़ आ चुके थे, उन्होंने ताजपोशी करनी थी, तो इंडिया के इर्द गिर्द के जो इलाके थे ना, उनके लोगों को ये चीज़ बड़ी पसंद आई। Some are appreciative of the business which the Darbar is attracting to Delhi and are willing to entertain the idea that the British rule will bring India greater prosperity. अब कुछ लोग अंग्रेज़ों का यहाँ आना, तख्तपोशी करना, ताजपोशी करना, इस चीज़ को वो सराहने लगे थे, इसकी फेवर करने लगे थे, इसकी तारीफ़ करने लगे थे कि अगर अंग्रेज़ यहाँ आएंगे, यहाँ कारोबार करेंगे तो उस चीज़ से इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। Others remember the brutality of the
regime in 1857 और कुछ लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ थे। क्यों ख़िलाफ़ थे? क्योंकि उनको वो जुल्म, वो सितम, वो बर्बादी, वो कत्ल व गारत याद थी जो 1857 में अंग्रेज़ों ने की थी। कुछ इस चीज़ के फेवर में थे, कुछ इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे। When the Mughal Empire was overthrown and are disguised by all the excitement surrounding a celebration of a foreign ruler, जब मुगलिया ख़ानदान का किस्सा ख़त्म कर लिया गया तो उस वक़्त जो कत्ल गारत हुई थी, जुल्म हुआ था, वो कुछ लोगों को याद था, जिसकी वजह से वो इनके साथ नहीं थे। Mir Nihal falls under the latter group and though he attends the दरबार with his family। अब मीर निहाल क्योंकि अच्छा खासा अमीर आदमी था, उसको भी एक ख़त भेजा गया कि वह दरबार आए इस तरह की सरमनी दे के, तो ये अपने ख़ानदान को वहाँ पे लेके जाता है। द होल अफेयर सैडन्स हिम डीपली। अब जितने भी ये सारे मामलात होते हैं ये इसको परेशान करना शुरू कर देते हैं। रिमाइंडिंग हिम ऑफ हाउ इंडिया वंस हैड इट्स ओन किंग्स एंड हाउ द कंट्री फॉर्मर ग्लोरी हैज़ बीन डिमिन्स्ड अंडर कलोनियलिज्म। अब जब इस तरह के वाक़यात होते हैं ये चीज़ मीर निहाल को बड़े ही अफसुर्दा गमगीन कर देती है कि क्या वक़्त था जब इंडिया के अंदर इंडिया के ही बादशाह हुआ करते थे, इसके अपने ही लोग हुकूमत किया करते थे। अब वह एक वक़्त ये है कि हम अंडर अटैक हो चुके हैं, हम अंडर कंट्रोल हो चुके हैं, हम कलोनियलिज्म के नीचे आ चुके हैं। द डे ऑफ द अस्कर वेडिंग अराइव्स एंड इट इज़ ह्यूज अफेयर विद काउंटलेस गेस्ट इन अटेंडेंस। अब वो दिन आ गया जब अस्कर की शादी होनी थी, उसकी शादी हुई, बहुत से मेहमान वहाँ पे आए। देर इज़ सम टेंशंस बिटवीन द ब्राइड्स फैमिली एंड द ब्राइड ग्रूम्स फैमिली एज वन ऑफ अस्कर कज़न ऑफेंड्स वन ऑफ द बिल्कीस कज़न बाय प्लेइंग अ प्रैक्टिकल जोक टू हिम। अब होता क्या है जी, जैसे शादी होती है दुल्हन की तरफ से दूल्हे की तरफ से ना कुछ गड़बड़ सी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो असगर का कज़न होता है ना वो एक जुर्म कर लेता है। However, the offended party eventually even see the score playing a practical joke of their own and the wedding otherwise proceed according to the plan। अब चाहे जो कुछ भी हो, जितनी भी प्रोसीडिंग होती है, मामलात ख़राब होते हैं, वो शादी नहीं रुकी, शादी अपनी डेट पे ही होनी थी। असगर इज़ ओवरजॉयड टू बी मैरिंग द वुमन ऑफ हिज ड्रीम्स। अब जब उसको पता चलता है कि शादी उसकी उसी डेट पे होगी तो असगर बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसके जो ख्वाबों की औरत होती है, लड़की होती है, उसी से उसकी शादी होने वाली। एज असगर एंड बिल्किस एडजस्ट टू मैरिड लाइफ सम प्रॉब्लम अराइज। उनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद कुछ मामलात होना, मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। बिल्किस इज़ वेरी शाय एंड लेस रोमांटिक दैन असगर हैड इमेजिन्ड। क्योंकि जो असगर था वो रोमांटिक टाइप का था और वो मॉडर्न टाइप का था, लेकिन जो बिल्किस थी वो थोड़ी सी शर्मीली टाइप की थी। शी वर्शिप हिम लाइक अ गॉड बट शी हैज़ अ ट्रबल एक्सप्रेसिंग हर लव। जो बिल्किस थी वो अपने हस्बैंड की खिदमत जो थी वो एक खुदा की तरह किया करती थी, गॉड की दिया करती थी, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। शी हैड मी रेस्ड बाय अ रिलीजियस आंट who taught her to be proper wife not to show her feelings as that would be unseemly। अब उसकी जो परवरिश की थी वो उसकी खाला ने की थी और उसने उसको एक मजहबी खातून बता दिया था। उसने बताया था कि तुम एक प्रॉपर वाइफ बनना, फीलिंग जाहिर तुम ना करना। दे आर मोस्टली हैप्पी टुगेदर। बाज़ दफ़ा कुछ वाक़यात ऐसे आते थे कि वो बड़े खुश नज़र आते थे दोनों इकट्ठे। दो बेगम निहाल ग्रोज टू लाइक हर मीर निहाल takes her much longer to accept his daughter-in-law, eventually only doing so after she cooks him a special meal। अब जो बेगम निहाल थी उसने अपनी बहू को एक्सेप्ट कर लिया था, बिल्किस को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन मीर निहाल को एक्सेप्ट करते हुए काफ़ी वक्त लगा। उस वक़्त उसने उसको एक्सेप्ट किया जब बिल्किस अपने ससुर मीर निहाल के लिए ख़ास किस्म का खाना बनाती। Bilqis gives birth to a child and after her father dies, she and Asghar moves into a house adjoining her mother's house। ठीक है जी। अब बिल्किस और असगर के यहाँ एक बच्ची की पैदाइश होती है और इसी के साथ ही जो बिल्किस का फादर है उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद ये अलहदा हो जाते हैं। असगर इज़ अफेक्शनेट विद हिज डॉटर बट हैज़ ग्रोन कोल्ड टुवर्ड हिज वाइफ। अब जो असगर है वो अपनी बेटी के साथ ज़्यादा अटैच होता जा रहा था और उसका जो बिहेवियर था अपनी बीवी के साथ, बिल्किस के साथ, वो काफ़ी कोल्ड किस्म का होता जा रहा था। He feels she is no longer has time for him and he has begun paying more attention to their maid servant। अब
असगर को ये लगा कि इसकी जो बीवी है वो इसको वक़्त नहीं दे रही, इसको टाइम नहीं दे रही। इसकी वजह से जो असगर होता है वो अपनी अटेंशन चेंज कर लेता है। बिल्किस इज़ फ्रिक्वेंटली इल, बीमार हो जाती है बिल्किस, एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम इन बेड, और ज़्यादातर वक्त वो बिस्तर के ऊपर ही गुजारती है। बिल्किस बीमार हो जाती है और बिस्तर के ऊपर ही लेटी रहती है। इट सीम्स शी हैज़ लॉस्ट अ विल टू लिव। मैनी हकीम्स एंड फ़कीर्स, ट्रेडिशनली मुस्लिम हीलर्स, आर सेंट टू फाइंड अ रेमेडी फॉर हर कंडीशन। अब बिल्किस बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, इतनी बीमार हो जाती कि ऐसा लगता है कि वो मर जाएगी। लेकिन बहुत से हकीमों के पास ले जाया जाता है, बहुत से फ़कीरों के पास ले जाया जाता है, बहुत से ट्रेडिशनल जो हीलर्स होते हैं उनके पास ले जाया जाता है कि इस बीमारी का कोई हल निकालें, बट नथिंग हेल्प्स, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। वन नाइट असगर फाइंड्स हर इन एन स्पेशली पिटीफुल स्टेट। अब एक रात ऐसा वाक़या होता है कि असगर को फ़ील होता है कि बिल्किस बड़ी ज़्यादा बीमार है, काबिल रहम उसकी हालत हो चुकी। He apologizes for his behavior and promises to get her doctor, one trained in a modern medicine. वो उससे उस वक़्त मुआफ़ी मांगता है जो कुछ भी उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर उसके साथ गलत किया, और उससे वादा करता है कि वो एक अच्छा डॉक्टर लेके आएगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही डज़ वैसे ही करता है। बिल्किस इज़ डायग्नोस्ड विद ट्यूबरक्लोसिस। वो डॉक्टर लेके आता है और बताता है कि बिल्किस को ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो चुकी है। एंड शी इज़ गिवन मेडिसिन टू गेट बेटर, उसको दवाई वगैरह देती है ताकि वो बेहतर हो सके। मोर इम्पोर्टेंटली हाउएवर, असगर चेंज इन एटीट्यूड टुवर्ड हर हैज़ हेल्प्ड हर रीगेन हर डिज़ायर टू लिव। अब असगर का भी एटीट्यूड उसके साथ पहले जैसा हो जाता है, तो बिल्किस के अंदर एक उम्मीद आती है कि मुझे अब ज़िंदा रहना चाहिए। मीनवाइल वर्ल्ड वार वन हैज़ बिगन, इसी दौरान जंग अजीम अव्वल का आगाज़ हो जाता है। एंड मैनी इंडियंस हैव जॉइंड द ब्रिटिश आर्मी फॉर पे, और बहुत से जो इंडियन होते हैं वो बरतानिया का साथ देते हैं क्योंकि उनको पैसे मिलने होते हैं। मीन हाल सफ़र्स अ पैरालिटिक स्ट्रोक, अब इसको ना एक पैरालाइज हो जाती है, एक बहुत ही किस्म का स्ट्रोक, इसको सदमा लगता है। एंड दो ही स्लोली रिकवर्स सम मोबिलिटी, ही इज़ मोस्टली कन्फाइंड टू हिज बेड। अब काफ़ी हद तक उसका जो हस्बैंड है वो उसका साथ देता है, लेकिन ये बेड पे ही पड़ी रहती है। बेगम निहाल feels sorry for her husband and does her best to help him, but she is losing her eyesight and is more difficult to her to do her usual household task. उस दूसरी तरफ जो इनके साथ इनकी माँ रह रही होती है बेगम निहाल, वो कोशिश करते हुए इनकी मदद करे, लेकिन उसकी जो आंखों की बीनाई है वो ख़त्म हो चुकी होती है, तो वो उस तरह से काम नहीं कर पाती। Some years pass, and though the war has ended, that is still a constant presence in Delhi due to the spread of the Spanish flu. काफ़ी साल गुजर चुके होते हैं, इतने साल गुजर चुके होते हैं कि जंग ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन कत्लो गारत उसी तरह से, अमवात उसी तरह से हो रही थी। जंग की वजह से अमवात नहीं हो रही थी, लेकिन स्पेनिश एक फ्लू, एक नज़ला ज़ुकाम आया होता है जिसकी वजह से लोगों की अमवात हो रही होती है। दिस नो स्पेस लेफ्ट टू बरी द डेड, इतनी ज़्यादा अमवात हो चुकी होती है कि मुर्दों को दफन करने के लिए जगह नहीं बचती। एंड पीपल आर प्राइस गॉस्ट फॉर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द बरियल प्रोसेस, और लोग कब्र खोदने के लिए, दफन करने के लिए पैसे दे रहे होते थे। द फीलिंग्स ऑफ dread which Bilqis once had while she was sick with tuberculosis turn, and indeed she catches the flu. After a long battle with the disease, she passes away. अब बिल्किस जो कि बीमारी के अंदर मुबतला थी, उसको वो फ्लू हो जाता है, स्पेनिश फ्लू, और वो स्पेनिश फ्लू से लड़ते लड़ते बिल्किस की मौत हो जाती है। असगर इज़ डेवास्टेटेड एंड विजिट्स हर ग्रेव एवरी डे। अब जो असगर होता है उसको इसकी मौत का बहुत ज़्यादा सदमा लगता है, और वह अपनी बीवी की कब्र पे रोज़ाना आता जाता है। 6 months have passed since Bilqis' death, and Asghar has taken on many of the responsibilities of childcare, which are typically the duty of the wife. 6 महीने बिल्किस की मौत को हो चुके होते हैं। घर का सारा काम और बच्चे की जो देखभाल होती है वो सारी असगर ही कर रहा होता है। जो कि औरतों का काम होता है, माँ का काम होता है, वो असगर ही कर रहा होता है। Bilqis' younger sister Zohra often helps with the child, looking after her while Asghar is at work. अब जो ज़ोहरा होती है बिल्किस की सिस्टर, वो कभी कभार घर आ जाती थी इसके, और जब असगर काम पे जाता था तो वो बच्चे की देखभाल किया करती थी। वन डे शी सीज असगर लुकिंग सैड एंड डेस्परेट, एक दिन ज़ोहरा को लगता है कि जो असगर वो परेशान है, गमगीन है। एंड वाइल अटेम्प्टिंग टू कम्फर्ट हिम एडमिट्स शी हैज़ फीलिंग फॉर हिम,
अब उसको सुकून देने के लिए, तसल्ली देने के लिए वो उसके पास जाती है और उसको कन्फेस कर देती है कि वो उससे मोहब्बत करती है। एंड दे बिगिन अ लव अफेयर, उनके दरमियान जो मोहब्बत के आसार हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ही वांट्स टू मैरी हर एंड ही सीक्स अप्रूवल फॉर द मैच फ्राम हिज पेरेंट्स। अब जो असगर है वो अपनी बीवी बिल्किस की जो छोटी बहन है ज़ोहरा, उससे शादी करना चाहता है और वो अप्रूवल लेना चाहता है कि उसके घर वालों को कोई मसला तो नहीं होगा। presenting it to them as a matter of convenience, a decision made out of a concern for his child well-being। अब फैसला करना होता है कि अपने बच्चे की देखभाल के लिए, अच्छाई के लिए, उसके फ्यूचर के लिए ये फैसला ठीक होगा कि नहीं। थ्रू मीर निहाल्स गॉसिपी सिस्टर इन लॉ बेगम जमाल, न्यूज़ ऑफ द इंटेंडेड प्रपोजल गेट्स बैक टू बिल्किस मदर। अब मीर निहाल की भाभी होती हैं बेगम जमाल, वो सारी सिचुएशन को देख रही होती है, समझ रही होती है और वो बिल्किस और ज़ोहरा की वालदा मदर को बता देती कि इस तरह की कंडीशंस अराइज हो रही हैं। बेगम शहबाज को ये सारी चीज़ें बता देती है। हु इज़ एंग्री दैट असगर वुड हैव मूव्ड ऑन फ्राम हिज वाइफ्स पासिंग सो क्विकली। अब जो बेगम शहबाज होती है, जब उसको पता चलता है कि असगर ने उसकी दूसरी बेटी के ऊपर भी आंख रख लिया, तो उसको बड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है कि एक बंदा किस तरह से इतनी जल्दी सारी चीज़ें भूल सकता है। शी फॉरबिड्स ज़ोहरा फ्राम कंटिन्यूइंग टू विजिट असगर दो दे स्टिल सी ईच अदर इन सीक्रेट। अब जो बेगम शहबाज होती है वो अपनी बेटी ज़ोहरा का असगर के घर आना जाना बंद कर देती है कि आज के बाद तुम वहाँ पे नहीं जाओगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो सीक्रेटली ना वो मिलते रहते असगर और ज़ोहरा। दो ज़ोहरा असगर लर्न्स दैट बेगम जमाल हैड बैबल टू बेगम शहबाज। अब असगर को पता चल जाता है कि जो बेगम निहाल जमाल है ना, उसने बेगम शहबाज को बातें बताई हैं कि ये इनके दरमियान इस तरह के ताल्लुकात हैं। एंड ही कंप्लेन्स अबाउट बेगम जमाल्स मैडलिंग वेज टू मीर निहाल। अब असगर अपने बाप मीर निहाल को बताता है कि किस तरह से बेगम जमाल उनके ताल्लुकात में मदाखलत करती, मैडल करती है। मीर निहाल इज आल्सो फ्यूरियस विद हिज सिस्टर इन लॉ, तो उसको भी अपनी भाभी के ऊपर गुस्सा आ जाता है। अ सर्वेंट ओवर हिज इज वर्ड्स ऑफ एंगर एंड टेल्स बेगम जमाल। अब एक नौकरानी होती है जो बाप बेटे की बातें सुन रही होती है, वो सारी बातें जाके ना बेगम जमाल को बता देती कि ये तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। हु इज़ डीपली ऑफेंडेड, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड कन्फ्रंट्स हर ब्रदर इन लॉ, शी टेल्स हिम शी विल लीव देयर हाउस होल्ड अनलेस ही रिवील्स द सोर्स ऑफ इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ हर डिस्कशन विद बेगम शहबाज। अब वो अपने मीर निहाल को कहती है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी जब तक तुम ये साबित नहीं कर दो तो कि ये सारी बातें मैंने बेगम शहबाज को बताई। ये सारी बातें बेगम जो जमाल है ना, वो मीर निहाल को बताती कि तुम प्रूव करो कि मैंने किस तरह से बताया। ही रिफ्यूज़ेस टू गिव अवे हिज सन एंड शी मूव्स। वो इनकार कर देता है और वो जो बेगम वहीद जमाल होती है ना, वो घर छोड़ के चली जाती है। मीर निहाल से शैटर्ड बाय दिस इवेंट। अब जब बेगम जमाल उसकी जो भाभी होती है वो घर छोड़ के चली जाती है, मीर निहाल के ऊपर ये बहुत बड़ा सदमा पड़ता है। बेगम जमाल हैड लिव्ड विद देम फॉर 40 ईयर्स, क्योंकि बेगम जमाल उसके साथ, उनके लोगों के साथ 40 साल तक रही थी। एवर सिंस हर हस्बैंड मीर निहाल्स ब्रदर हैड डाइड, जब से इसके भाई की मौत हुई थी। He sees her departure as a further sign that the world he and his brother grew up around has gone for God। अब जब वो घर से चली जाती है, रवाना हो जाती है, तो इसको इस तरह से लगता है कि दुनिया ही बदल गई। हबीबुद्दीन असगर ओल्डर ब्रदर एंड अ बिलव्ड मेंबर ऑफ द कम्युनिटी बिकम्स सिक। इसके साथ ही दूसरा वाक़या जो होता है, मीन्स के मीर निहाल के ऊपर मुसीबतों के कहर पड़ रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं। उसका जो दूसरा बेटा होता है हबीबुद्दीन, वो भी बीमार पड़ जाता है। एंड ही रिटर्न्स होम फॉर ट्रीटमेंट, मैनी हकीम्स एंड फ़कीर विजिट हिम विद वन रेमडी और अनदर। वो घर आता है वापस कि उसका इलाज किया जा सके, बहुत से हकीम, बहुत से फ़कीर आते हैं कि उसका इलाज कर सकें, बट ही इस कंडीशन डज नॉट इम्प्रूव। लेकिन उसकी जो हालत है, कंडीशन है, वो बेहतर नहीं होती। वंस अगेन असगर सेंड्स फॉर हिज डॉक्टर एंड हबीबुद्दीन इज़ डायग्नोज्ड विद ट्यूबरकुलोसिस। दिस टाइम however the medicine which the doctor prescribed does not work। तो सब कुछ पता चल जाता है कि इसको भी वही बीमारी है जो असगर की बीवी को ही थी। बहुत सी दवाइयाँ लेते हैं लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। एंड हबीबुद्दीन डाइज,
और मीर निहाल के बेटे हबीबुद्दीन की भी मौत हो जाती है। द होल फैमिली इज़ क्रश्ड बाय हिज लॉस, पूरा ख़ानदान जो होता है वो इस सदमे से चकनाचूर हो जाता है। व्हेन असगर रिटर्न्स फ्रॉम द फ्यूनरल, ज़ोहरा मेड सर्वेंट इज़ देयर टू मीट ही विद द लेटर फ्रॉम ज़ोहरा। जब असगर अपने भाई को दफना के जनाजे से वापस आता है, घर आता है, तो वहाँ पे एक नौकरानी होती है जो कि ख़त हाथ में लिए खड़ी होती है और वो ख़त ज़ोहरा से आया आता है। ज़ोहरा मदर हैज़ फाउंड हर अ मैच एंड द मैरिज विल अकर इन द नेक्स्ट डे। उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि ज़ोहरा सी की शादी होने वाली है और जो शादी होगी वो अगले दिन होगी। असगर इज शेल शॉक्ड बोथ बाय द लेटर एंड द लॉस ऑफ हिज ब्रदर। अब जो असगर होता है उसके ऊपर कमज़ोरी छा जाती है, सदमा आ जाता है जब उसको पता चलता है उसका भाई भी मार गया, उसकी बीवी भी मार गई और उसकी जो दूसरी शादी होने वाली थी वो किसी और से हो रही है। मीर निहाल इज़ आल्सो इन अ स्टेट ऑफ डिस्पेयर। मीर निहाल की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। ही फील्स दैट देयर इज़ नो ब्यूटी लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड। इतना सब कुछ होने के बाद उनकी हुकूमत गई, उनका ख़ानदान गया, सब कुछ मार गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। मीर निहाल को लगता है कि अब इस दुनिया के अंदर उनके लिए कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पे जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। जी ये थी जी आपकी कहानी, थोड़ी सी लेंथी थी लेकिन इसके साथ ही आप कुछ थीम्स देख लीजिए जिनके साथ ये पूरी की पूरी कहानी चल रही होगी। द वेरी फर्स्ट थीम इज़ मॉडर्निटी वर्सेस ओल्ड इंडिया। पुराना इंडिया और जदीद जो इंडिया है वो इस कहानी के अंदर जिक्र किया गया। डाउनफॉल ऑफ मुसलमानों का जवाल किस तरह से आया वो तो आपको पता चल ही गया। कलोनियलिज्म, अंग्रेज़ों का मुसलमानों के ऊपर या हिंदुओं के ऊपर जो कंट्रोल था वो भी इस कहानी का हिस्सा। जी ये थे जी 5 से 6 पॉइंट्स। इन पॉइंट्स की मदद से आप इस कहानी को समझ सकते हैं। तो ये थी जी हमारी कहानी ट्वाइलाइट इन दिल्ली बाय अहमद अली। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक इस वीडियो को कर दीजिए और कमेंट भी और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।